Hello everyone, welcome back to my channel and MediHub 98. So today in this video we are discuss about the cardiovascular disease in coronary artery disease like CAD. So firstly I'll explain the introduction of coronary artery disease. So CAD is the most common type of the heart disease and also the cause of heart attack. मीन्स जो हार्ट डिजीज़ है उसका एक कॉमन टाइप होता है CAD जो कि हार्ट अटैक को कॉज करता है. ठीक है. This disease is caused by plaque along the inner wall of the arteries of the heart. मीन्स हार्ट के आर्टरी के इनर वॉल में प्लेक का फॉर्मेशन होना शुरू हो जाता है जिसकी वजह से जो आर्टरीज होती है वो नैरो होने लगती है. ओके. नैरोइंग के बाद जो ब्लड फ्लो है आर्टरीज के अंदर या हार्ट के अंदर उसमें रिस्ट्रिक्शंस यानी रुकावट आना शुरू हो जाता है जिसकी वजह से जो कोरोनरी आर्टरी है उसमें प्रॉपर वे में एडिक्वेट अमाउंट में ऑक्सीजन की सप्लाई रुक जाती है या नहीं होती है जिसकी वजह से जो हार्ट टिश्यूज हैं वो डाई करना शुरू हो जाते हैं या डेड करना शुरू हो जाते हैं. ठीक है. इसी को हम CAD के नाम से या कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ के नाम से जानते हैं. सो नेक्स्ट पढ़ेंगे इसके बाद डेफिनीशन मीन्स डेफिनीशन ऑफ CAD. So CAD is defined as the blockage of the coronary artery causing ischemia, injury to heart tissues which leads to the infarction of the cardiac tissues. Okay. So CAD क्या है तो कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ में ब्लॉकेज की वजह से इस्चीमिया को कॉज करता है. मीन्स प्लेक के फॉर्मेशन होने की वजह से जो इस्चीमिया है वो कॉज होती है. इस्चीमिया मीन्स रिड्यूस ब्लड सप्लाई टू दी हार्ट मसल्स. मीन्स हार्ट के मसल्स में प्रॉपर वे में ब्लड का सप्लाई रुक जाता है ब्लॉकेज की वजह से या प्लेक के फॉर्मेशन की वजह से जिसकी वजह से जो हार्ट टिश्यूज है उसमें इन्फ्रैक्शंस होना शुरू हो जाता है. ठीक है. मीन्स जो कार्डियक टिश्यूज है उसमें वो डेड होना शुरू हो जाएंगे जिसकी वजह से CAD जैसी डिजीज अपीयर हो जाते. ओके. सो नेक्स्ट पढ़ेंगे इसके बाद हम ईटियोलॉजी. मीन्स ईटियोलॉजी क्या क्या किसकी वजह से ये डिजीज़ अपीयर हो सकती है. तो फर्स्टली है इसमें हाई स्ट्रेस यानी पर्सन बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड है या स्ट्रेस उसके अंदर बहुत ज़्यादा प्रेजेंट है तो उसकी वजह से भी CAD डिजीज़ अपीयर हो सकती है. नेक्स्ट वन इसके बाद ओबेसिटी यानी मोटापा की वजह से भी. नेक्स्ट है इसके बाद आर्टेरियोस्क्लेरोसिस. आर्टेरियोस्क्लेरोसिस मीन्स हार्डनिंग ऑफ द आर्टरीज. मीन्स जो आर्टरी होती है वो प्लेक के फॉर्मेशन होने की वजह से हार्ड हो जाती है. ओके. नेक्स्ट वन है इसके बाद अथेरोस्क्लेरोसिस. अथेरोस्क्लेरोसिस का मीन्स होता है नैरोइंग ऑफ द आर्टरी. मीन्स जो प्लेक का फॉर्मेशन है अगर ओवर हो रहा है इंक्रीज कर रहा है तो उसकी वजह से जो आर्टरी होती है वो नैरो होना या पतला होना शुरू हो जाता है. साथ ही साथ अगर जो पर्सन है उसमें हाई ब्लड प्रेशर है मीन्स उसका ब्लड प्रेशर एनी टाइम इंक्रीज रह रहा है तो वैसे ही पर्सन में भी CAD जैसी डिजीज अपीयर हो सकती है. ओके. सो नेक्स्ट पढ़ेंगे इसके बाद रिस्क फैक्टर ऑफ CAD. तो जो रिस्क फैक्टर होते हैं इसके 2 वे है. फर्स्ट है नॉन मॉडिफाइबल फैक्टर एंड सेकंड वन है मॉडिफाइबल फैक्टर. फर्स्ट वन नॉन मॉडिफाइबल फैक्टर्स यानी कि इन दिस टाइप ऑफ फैक्टर्स कैन नॉट बी चेंज यानी इस तरीके के फैक्टर्स को आप चेंज नहीं कर सकते हैं जिसमें कि इंक्रीजिंग एज यानी कि बढ़ती उम्र अगर हो रही है एज इंक्रीज कर रहा है तो उसमें उसकी वजह से भी जो CAD है वो कॉज हो सकती है जिस फैक्टर्स को आप चेंज नहीं कर सकते. साथ ही साथ फैमिली हिस्ट्री की वजह से भी रेसेस यानी कि प्रजातियाँ डायबिटीज़ मेलाइटस एंड जेंडर यानी कि स्पेशली मेल जो पर्सन होते हैं उसमें भी ये डिजीज़ कॉज होती है या अपीयर होने के चांसेस बने रहते हैं. ओके. सेकेंड वन है इसके बाद मॉडिफाइबल फैक्टर्स. मॉडिफाइबल फैक्टर्स लाइक दिस टाइप ऑफ फैक्टर्स कैन बी चेंज यानी कि इसमें आप बदलाव ला सकते हैं या चेंजेस ला सकते हैं. ठीक है. लाइक हाई ब्लड कोलेस्ट्रॉल लेवल. अगर कोलेस्ट्रॉल लेवल बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर रहा है हाई हो रहा है तो उसके लेवल को अगर मेंटेन किया जाए तो जो CAD जैसी डिजीज़ है इससे पर्सन को प्रिवेंट किया जा सकता है. साथ ही साथ अगर पर्सन के अंदर बैड हैबिट्स लाइक सिगरेट स्मोकिंग टोबैको बहुत ज़्यादा स्विंग करता है या यूज़ करता है तो उसकी वजह से भी CAD जैसी डिजीज़ कॉज हो सकती है. ठीक है. नेक्स्ट वन इसके बाद हाइपरटेंशन यानी कि अगर ब्लड प्रेशर हमेशा इंक्रीज रह रहा है तो उसकी वजह से भी CAD जैसी डिजीज़ अपीयर हो सकती है.
नेक्स्ट वन है इसके बाद लेक ऑफ एस्ट्रोजन इन वुमेन, यानी कि जो फीमेल है या जो वुमेन है उसमें एस्ट्रोजन की कमी हो रही है, तो उसकी वजह से भी CAD कॉज कर सकता है। एंड अगर उस फीमेल को हम प्रॉपर एस्ट्रोजन प्रोवाइड करेंगे, मेडिकेशंस प्रोवाइड करेंगे, तो अगर इसमें मॉडिफिकेशन हम ला रहे हैं तो उसकी वजह से उस पर्सन को हम CAD या फीमेल को CAD जैसी डिजीज़ से प्रिवेंट कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट वन है इसके बाद फिजिकल एक्टिविटी, मीन्स जो पर्सन है वो फिजिकल एक्टिविटी नहीं करता है, ठीक है, या लिथार्जिक है, तो उसकी वजह से भी उस पर्सन में CAD जैसी डिजीज़ अपीयर हो सकती है। सो नेक्स्ट वन है इसके बाद ओबेसिटी, यानी मोटापा की वजह से भी, स्ट्रेस, यानी अगर जो पर्सन बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में है, डिप्रेशन या एंजाइटी में है, तो उसकी वजह से भी CAD कॉज कर सकता है। ओके, सो नेक्स्ट पढ़ेंगे इसके बाद हम पैथोफिजियोलॉजी, ठीक है। पैथोफिजियोलॉजी क्या क्या होती है इस डिजीज़ की। सो इसमें फर्स्ट है ड्यू टू इटियोलॉजिकल फैक्टर्स, यानी किसी इटियोलॉजिकल फैक्टर्स की वजह से डिपोजिशन ऑफ द कोलेस्ट्रॉल एंड लिपिड्स इन द आर्टरी, मीन्स जो आर्टरी है, जो कोरोनरी आर्टरी है, उसमें कोलेस्ट्रॉल एंड लिपिड्स का डिपोजिशन यानी जमाव होना शुरू हो जाता है। अगर कोलेस्ट्रॉल एंड लिपिड्स आर्टरी में उसका डिपोजिशन होने लगा तो उसकी वजह से उस आर्टरी के अंदर प्लेक का फॉर्मेशन शुरू हो जाएगा। एंड देन अगर प्लेक का फॉर्मेशन स्टार्ट हो गया तो उसकी वजह से ऑब्स्ट्रक्शंस इन द फ्लो ऑफ द ब्लड, डिक्रीज ब्लड सप्लाई टू द हार्ट, ठीक है। प्लेक का फॉर्मेशन होने की वजह से जो ब्लड फ्लो है, मीन्स जो हार्ट है उसका ब्लड सप्लाई डिक्रीज होगा, साथ ही साथ जो ब्लड फ्लो है उसमें ऑब्स्ट्रक्शंस यानी रुकावट आना शुरू हो जाएगा, जिसकी वजह से एंड में कोरोनरी आर्टरी डिजीज कॉज हो जाती है, ठीक है। मीन्स पैथोफिजियोलॉजी के दौरान किसी कॉज की वजह से कोलेस्ट्रॉल एंड लिपिड्स आर्टरी के अंदर उसका डिपोजिशन होना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से प्लेक का फॉर्मेशन स्टार्ट होगा। एंड देन प्लेक के फॉर्मेशन होने की वजह से हार्ट के अंदर ब्लड सप्लाई प्रॉपर वे में डिक्रीज आउट हो जाता है, ठीक है, या ब्लड फ्लो डिक्रीज आउट हो जाता है ऑब्स्ट्रक्शंस होने की वजह से, जिसकी वजह से एंड में कोरोनरी आर्टरी डिजीज कॉज हो जाती है। ओके, सो नेक्स्ट है इसके बाद सम डिजीज इंक्लूडिंग कोरोनरी आर्टरी डिजीज आर, मीन्स जो कोरोनरी आर्टरी है इसमें कुछ डिजीज इंक्लूडेड हैं, लाइक एंजाइना पेक्टोरिस, मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शंस, कोरोनरी अथेरोस्क्लेरोसिस एंड इस्केमिक हार्ट डिजीज। ये सारे डिजीज पोर्शन है जिसको 1 बाय 1 करके हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो नेक्स्ट है इसके बाद साइन एंड सिम्टम्स ऑफ CAD, मीन्स साइन एंड सिम्टम्स क्या क्या अपीयर हो सकते हैं CAD के दौरान। तो इसमें फर्स्ट है चेस्ट पेन, यानी कि एंजाइनल पेन का होना। क्यों? बिकॉज ऑफ इनसुफिशियंट सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन, मीन्स ऑक्सीजन का प्रॉपर वे में या सुफिशियंट अमाउंट में सप्लाई ना होने की वजह से चेस्ट पेन अराइज हो जाता है। ओके, नेक्स्ट वन है इसके बाद इनएडिक्वेट ब्लड सप्लाई टू द हार्ट मसल्स, यानी हार्ट मसल्स में प्रॉपर वे में ब्लड सप्लाई ना होने की वजह से इस्केमिक पेन अपीयर होना, ठीक है, यानी कि इस्कीमिया जैसी कंडीशन डेवलप हो सकती है। नेक्स्ट वन है मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शंस, जिसकी जो कि एक डिजीज पोर्शन है, नेक्स्ट वीडियो में इसको हम डिस्कस करने वाले हैं। नेक्स्ट है इसके बाद डायफ्लोरोसिस। डायफ्लोरोसिस का मतलब क्या होता है? एक्सेसिव फैटिंग होना, मीन्स हार्ट से रिलेटेड अगर पर्सन को कोई प्रॉब्लम अपीयर होती है, लाइक हाइपरटेंशन का होना, CAD का होना, ठीक है, तो उस दौरान सिम्टम्स के वे में एक्सेसिव फैटिंग भी देखने को मिलता है। ओके, सो नेक्स्ट है इसके बाद ECG चेंजेज। ECG चेंजेज में देखने को मिलेगा कि जो ST सेगमेंट है वो परफोरेटेड हो चुका है, ठीक है। नेक्स्ट वन है इसके बाद चेस्ट हैवीनेस, यानी प्लेक के ओवर फॉर्मेशन की वजह से या ओवर ऑब्स्ट्रक्शंस की वजह से चेस्ट में भारीपन जैसी फीलिंग अपीयर हो जाती है, ठीक है। नेक्स्ट है इसके बाद डिस्पनिया, यानी शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ यानी ब्रीथिंग डिफिकल्टी का होना। ओके, फैटिक यानी थकान का होना। लास्ट वन है इसके बाद डिस्फेसिया। डिस्फेसिया का मीन्स क्या होता है? डिफ़िकल्टी इन स्पीकिंग, यानी जो पर्सन है उसे बोलने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम अपीयर हो जाती है, यानी टेम्पररी वे में अगर कहे तो जो उसका स्पीच है वो भी लॉस होने के चांसेस बने रहते हैं, जिसको कि सिम्टम्स के वे में डिस्फेसिया जैसी कंडीशंस देखने को मिल सकती हैं। ओके, सो नेक्स्ट पढ़ेंगे इसके बाद डायग्नोसिस। डायग्नोसिस क्या क्या, यानी कौन कौन सी जांच करा सकते हैं। तो फर्स्टली है इसमें
हिस्ट्री कलेक्शन यानी पेशेंट की हिस्ट्री को हम कलेक्ट करेंगे, साथ ही साथ फिजिकल एग्जामिनेशन करना। नेक्स्ट वन है ईसीजी यानी इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। ईसीजी के दौरान हम क्या देखते हैं कि जो ईसीजी है इसके दौरान मीन्स एसेस इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ द हार्ट, यानी हार्ट के अंदर जो भी इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी जनरेट हो रही है उसको एसेस करना। मीन्स जो हार्ट है उसकी एबनॉर्मेलिटीज़ को, उसके कंडक्शन रेट, रिदम, ठीक है, या हार्ट के कौन से चैम्बर इनलार्ज हो चुके हैं, इसको फाइंड आउट करने के लिए ईसीजी को डन किया जाता है। ओके, सो नेक्स्ट है इसके बाद इकोकार्डियोग्राम। इकोकार्डियोग्राम हम किस लिए यूज़ करते हैं? तो जो इकोकार्डियोग्राफी है या जो ग्राम है इसका यूज़ हम ज़्यादातर मीन्स लाइक यूएसजी टेस्ट के तौर पे हम इसका यूज़ करते हैं, जिसमें कि हम हार्ट के साइज को, पोजीशंस को, ठीक है, या साथ ही साथ हार्ट का शेप क्या है, उसका साइज़ क्या है, वॉल्व्स क्या क्या है, ठीक है, उन सारी चीज़ों को फाइंड आउट करने के लिए इकोकार्डियोग्राम किया जाता है या इकोकार्डियोग्राफी किया जाता है। ओके, सो नेक्स्ट है इसके बाद कोरोनरी एंजियोग्राफी। कोरोनरी एंजियोग्राफी का मीन्स क्या होता है? ये भी एक तरीके का डायग्नोस्टिक प्रोसीजर ही है, जिस दौरान हार्ट के अंदर एक डाई को इंजेक्ट किया जाता है, ठीक है। डाई को इंजेक्ट करने का पर्पज़ मेन यही होता है कि हार्ट के जितने भी ऑब्स्ट्रक्शंस हैं उसको विजुअलाइज करना या फाइंड आउट करना। मीन्स हार्ट के अंदर जो भी प्रॉब्लम्स अपीयर हुई है, मीन्स अगर प्लेका फॉर्मेशन हुआ है, ऑब्स्ट्रक्शंस हुए हैं, तो उन सारे प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करने के लिए या डायग्नोज करने के लिए हार्ट में एक डाई को इंजेक्ट किया जाता है, जिसके थ्रू ये फाइंड आउट होता है कि हार्ट के कौन से पार्ट में ऑब्स्ट्रक्शन से स्टार्ट हुए। ओके, सो नेक्स्ट है इसके बाद ब्लड टेस्ट का। ब्लड टेस्ट प्रॉपर वे में करेंगे। सो नेक्स्ट है इसके बाद पीईटी मीन्स पोजिस्ट्रॉन इमिशन टोमोग्राफी, ठीक है। पोजिस्ट्रॉन इमिशन टोमोग्राफी के दौरान मीन्स 3D इमेज इसमें देखा जाता है। मीन्स जो हार्ट है उसमें जो भी ऑब्स्ट्रक्शंस हुए हैं, ठीक है, या पुअर ब्लड सप्लाई है, उसको फाइंड आउट करने के लिए पीईटी किया जाता है। ओके, नेक्स्ट वन है इसके बाद लास्ट चेस्ट एक्सरे, यानी उस पर्सन के चेस्ट का एक्सरे भी किया जाएगा, जिसमें कि ये चीज़ फाइंड आउट किया जाएगा कि कौन से पार्ट में या कौन से एरिया में ऑब्स्ट्रक्शंस या प्रॉब्लम अपीयर हुआ है। ओके, सो नेक्स्ट पढ़ेंगे इसके बाद हम मैनेजमेंट ऑफ CAD मीन्स कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ का क्या क्या मैनेजमेंट कर सकते हैं। तो मैनेजमेंट में हम फर्स्टली पढ़ेंगे गोल, यानी जो पर्सन होता है या जो पेशेंट है उसका नर्स के प्रति या नर्स का पेशेंट के प्रति क्या क्या गोल होता है। ओके, सो फर्स्ट पॉइंट में बताया गया है कि टू रिड्यूस वर्कलोड ऑफ द हार्ट, यानी हार्ट के वर्कलोड को मीन्स प्रेशर को कम करना या रिड्यूस करना। ओके, नेक्स्ट वन इसके बाद टू कंट्रोल रिस्क फैक्टर्स, यानी रिस्क फैक्टर्स या कॉज को कंट्रोल करना, जो कि CAD को कॉज कर रहा है उसको कंट्रोल करना, ठीक है। नेक्स्ट वन इसके बाद टू रिड्यूस द ब्लड सप्लाई टू द मायोकार्डियम, यानी टू रिस्टोर द ब्लड सप्लाई टू मायोकार्डियम, यानी मायोकार्डियम के ब्लड सप्लाई को रिस्टोर करना। मीन्स पहले की चेंजेस लाना, जिससे कि पहले की तरह जो हार्ट है वो प्रॉपर वे में ब्लड को फ्लो कर पाए या अदर ऑर्गन तक ट्रांसफ़र कर पाए। ओके, सो नेक्स्ट वन इसके बाद इंस्ट्रक्ट दी पेशेंट टू स्टॉप स्मोकिंग और अदर बैड हैबिट्स। मीन्स पर्सन को ये एडवाइस करना या इंस्ट्रक्ट करना कि उसके अंदर प्रेजेंट जितने भी बैड हैबिट्स है उसे वो स्टॉप करे या अवॉइड करे। लाइक स्मोकिंग करना वो अवॉइड करे, साथ ही साथ अल्कोहल एब्यूज़, टोबैको च्यूइंग या स्मोकिंग कर रहा है तो उन सारे बैड हैबिट्स को वो खुद से दूर करे या स्टॉप करे। ओके, सो नेक्स्ट है इसके बाद इंस्ट्रक्ट दी पेशेंट टू डू एक्सरसाइज और वॉकिंग। मीन्स पर्सन को ये भी इंस्ट्रक्ट करना कि वो प्रॉपर टाइमली मॉर्निंग वॉक भी करे, एक्सरसाइज भी करे। एक्सरसाइज का मीन्स ये नहीं कि वो हैवी एक्सरसाइज करे या जिम वगैरह करे, मीन्स ऐसे एक्सरसाइज करना जो कि उसके हेल्थ के लिए इम्प्रूवमेंट लाए, ठीक है। मीन्स एक्सरसाइज ऐसा करना जिससे कि उसका जो हेल्थ है वो प्रॉपर वे में इम्प्रूव हो सके। ओके, सो नेक्स्ट पढ़ेंगे इसके बाद हम फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट। फार्माकोलॉजिकल यानी मेडिकल मैनेजमेंट क्या क्या हम CAD के दौरान प्रोवाइड कर सकते हैं। तो इसमें फर्स्ट है नाइट्रोग्लिसरीन। नाइट्रोग्लिसरीन यानी कि ये एक तरीके का वैसोकंस्ट्रिक्टर ड्रग है, जो कि जो ब्लड वेसल्स होती है या जो आर्टरी है उसको कॉन्स्ट्रिक्ट करने का काम करता है,
ठीक है, मीन्स जो इस्कीमिया की कंडीशन या इस्केमिक पेन अपीयर हुआ है उसको ये डिक्रीज आउट करता है। ओके, सो नेक्स्ट है इसके बाद बीटा ब्लॉकर। बीटा ब्लॉकर का वर्क क्या होता है कि टू डिक्रीज द वर्कलोड ऑफ द हार्ट, यानी हार्ट के ऊपर बन रहे प्रेशर या ओवर वर्कलोड को रिड्यूस करने के लिए बीटा ब्लॉकर दिया जाता है। लाइक इसमें हम प्रोपेनोलॉल या मेटाप्रोलॉल जैसी ड्रग्स का या मेडिसिन का यूज़ कर सकते हैं। ओके, सो नेक्स्ट है इसके बाद एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग, यानी हाइपरटेंशन को डिक्रीज आउट करने के लिए हम एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग प्रोवाइड करेंगे, जिसमें कि हम एमिलोडिपिन या वेरापनिलिन जैसे ड्रग का यूज़ करते। ओके, सो नेक्स्ट है इसके बाद एंटी प्लेटलेट्स एंड एंटी कोगुलेंट लाइक एस्पिरिन, हिपेरिन एंड टिक्लोपिडिन जैसी ड्रग्स का यूज़ किया जाता है, जो कि कोगुलेशन रेट को या प्लेटलेट्स में कोगुलेशन अगर बहुत ज़्यादा ब्लड का हो रहा है, ठीक है, या डिपोजिशन ब्लड का हो रहा है, तो उन सब प्रॉब्लम्स को रिमूव आउट करने के लिए एंटी प्लेटलेट्स या एंटी कोगुलेंट ड्रग का यूज़ किया जाता है। साथ ही साथ O2 एडमिनिस्ट्रेशन में ऑक्सीजन थेरेपी भी हम प्रोवाइड करेंगे, जिससे कि जो पेशेंट का ऑक्सीजन लेवल है या सेचुरेशन लेवल है वो प्रॉपर वे में मेंटेन्ड रहे। ओके, सो नेक्स्ट पढ़ेंगे इसके बाद हम सर्जिकल मैनेजमेंट। सर्जिकल मैनेजमेंट मीन्स अगर मेडिकल ट्रीटमेंट से जो पर्सन है वो प्रॉपर वे में ट्रीट नहीं हो पा रहा है या ठीक नहीं हो पा रहा है, तो उस दौरान सर्जरी के थ्रू पेशेंट को ट्रीट किया जाता है, जिसमें कि हम फर्स्ट सर्जरी क्या कर सकते हैं, तो फर्स्ट है इसमें अथायरोएक्टोमी। अथायरोएक्टोमी का मतलब क्या होता है, रिमूवल ऑफ द प्लेक, मीन्स जो आर्टरी के अंदर प्लेक का फॉर्मेशन हुआ है उस फॉर्मेशन को रिमूव आउट करना ही अथायरोएक्टोमी कहलाता है। ओके, नेक्स्ट वन है इसके बाद इम्बोलेक्टोमी। इम्बोलेक्टोमी मीन्स रिमूवल ऑफ द ब्लड क्लॉट फ्रॉम द आर्टरी, यानी आर्टरी में प्रेजेंट जो ब्लड क्लॉट है उसको रिमूव करना ही इम्बोलेक्टोमी कहलाता है। ओके, नेक्स्ट सर्जरी है जिसको कि हम PTCA के नाम से जानते हैं, मीन्स परक्यूटेनियस ट्रांसल्यूमिनर कोरोनरी एंजियोप्लास्टी। ठीक है, इसमें जो कोरोनरी आर्टरी है उसमें एक स्टेंट को प्लेसमेंट किया जाता है, मीन्स जो स्टेंट होता है उसको हम प्रॉपर वे में आर्टरी के अंदर जिस एरिया में ऑब्स्ट्रक्शंस हुआ है उस एरिया में ही उस स्टेंट को लगाते हैं। ओके, सो आप यहाँ फिगर में भी देख सकते हैं कि जो PTCA में परक्यूटेनियस ट्रांसल्यूमिनल एंजियोप्लास्टी को हम बलून एंजियोप्लास्टी के नाम से भी जानते हैं या स्टेंट प्लेसमेंट के नाम से भी जानते हैं, जिसमें कि जो आर्टरी में प्लेक का फॉर्मेशन हुआ है, मीन्स जिस एरिया में प्लेक का फॉर्मेशन हुआ रहेगा वहाँ पे एक थिन कैथेटर को इंसर्ट किया जाता है लाइक दिस। ठीक है, मीन्स इस कैथेटर का इंसर्ट करने का पर्पज़ यही होता है कि ये जैसे जैसे आर्टरी के अंदर जाएगा उस आर्टरी के अंदर बलून की तरह प्रॉपर वे में इन्फ्लेटेड हो जाएगा, फूल जाएगा। ठीक है, लाइक आप यहाँ फिगर में देख सकते हैं कि जैसे जैसे वो पहले तो आर्टरी के अंदर उसे हम इंसर्ट करेंगे, देन उसको हम ब्लो आउट करेंगे जिसकी वजह से जो बलून है वो इन्फ्लेटेड हो जाए। ठीक है, अगर बलून इन्फ्लेटेड हो रहा है तो उसकी वजह से जो स्टेंट है वो भी फैलना शुरू कर देगा। ठीक है, जिसकी वजह से क्या होता है कि जो आर्टरी है वो एक्सपेंड हो जाती है, एक्सपेंड यानी कि प्रॉपर वे में वो फैल जाएगी, और जिसकी वजह से जो ब्लड फ्लो है वो प्रॉपर वे में इंक्रीज कर जाता है, जिसकी वजह से जिस पर्सन को CAD जैसी प्रॉब्लम अपीयर हुई है उसको हम उस प्रॉब्लम से प्रिवेंट कर सकते हैं या प्रोटेक्ट कर सकते हैं। ओके, तो नेक्स्ट पढ़ेंगे इसके बाद हम CABG। CABG मीन्स कोरोनरी आर्टरी बाईपास ग्राफ्टिंग। ठीक है, कोरोनरी आर्टरी बाईपास ग्राफ्टिंग का मीन्स क्या होता है कि जो कोरोनरी आर्टरी है उसमें अगर ऑब्स्ट्रक्शंस अपीयर हुआ है या जिस आर्टरी में ऑब्स्ट्रक्शंस अपीयर हुआ है उस आर्टरी को किसी दूसरे आर्टरी से बाईपास तरीके से कनेक्ट करके CAD जैसी डिजीज से पर्सन को प्रिवेंट किया जा सकता है। ओके, सो आप यहाँ फिगर में देख सकते हैं कि जो कोरोनरी आर्टरी बाईपास ग्राफ्टिंग की गई है उस दौरान जो पर्सन होता है, मीन्स कोरोनरी आर्टरी बाईपास को हम कैबेज के नाम से भी जानते हैं, जिसमें कि जो आर्टरी है, जो आर्टरी अफेक्टेड रहेगी उस आर्टरी को रिमूव आउट करने के लिए या उसके ऑब्स्ट्रक्शंस को रिमूव आउट करने के लिए बाईपास तरीके से आर्टरी को ऐड किया जाता है या जोड़ा जाता है। ठीक है, इसके लिए लेग में प्रेजेंट एक स्फेनियस वैन होता है जिसको कि मीन्स
ठीक है। स्फेनियस वेन लेग के अंदर प्रेजेंट होता है, जो कि सबसे लार्ज वेन होती है बॉडी की। उस वेन को कट करके सिंगल तरीके से, डबल तरीके से, ट्रिपल एंड क्वाड्री ट्रिपल तरीके से ऐड किया जाता है हार्ट के अंदर। ठीक है, लाइक आप यहाँ फिगर में देख सकते हैं कि जो एडिंग है ये बिल्कुल इसी तरीके से की जाती है, जिससे कि हार्ट का जो सर्कुलेशन है वो प्रॉपर वे में इंक्रीज हो सके। ठीक है, या जो ऑब्स्ट्रक्शंस हुआ है वो ऑब्स्ट्रक्शंस को रिमूव आउट किया जा सके। जब तक कि प्रॉपर वे में सर्जरी कंप्लीट नहीं होती है तब तक इस बाईपास ग्राफ्टिंग को हम करते हैं, जिससे कि जो सर्कुलेशन है वो प्रॉपर वे में बना रहे। ओके, सो नेक्स्ट पढ़ेंगे इसके बाद कॉम्प्लिकेशंस यानी सीएडी की वजह से क्या क्या जटिलता या कॉम्प्लिकेशंस अपीयर हो सकती हैं, जिसमें कि फर्स्ट है चेस्ट पेन या एंजाइना का होना। ओके, हार्ट अटैक का कॉम्प्लिकेशंस भी देखने को मिल सकता है, हार्ट फेलियर। ठीक है, या लास्ट वन एबनॉर्मल हार्ट रिदम। ठीक है, मीन्स जो हार्ट रिदम है वो भी एबनॉर्मल हो सकता है, जिसको कि हम एरिथमिया के नाम से जानते हैं। सो नेक्स्ट पढ़ेंगे इसके बाद हम प्रिवेंशन, मीन्स जो कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ है उसको हम किस तरीके से प्रिवेंट कर सकते हैं, जिसमें फर्स्ट है क्वाइट स्मोकिंग, यानी अगर पर्सन स्मोकिंग को स्टॉप करता है, अवॉइड करता है, तो उसकी वजह से भी सीएडी को प्रिवेंट कर सकते हैं। साथ ही साथ नेक्स्ट वन है स्टे फिजिकली एक्टिव, यानी कि अगर पर्सन फिजिकली एक्टिव रह रहा है तो उसकी वजह से भी सीएडी में प्रोग्रेस हो सकता है। नेक्स्ट वन इसके बाद मेंटेन हेल्दी वेट, यानी कि अपना बॉडी वेट अगर वो प्रॉपर वे में मेंटेन रख रहा है, अगर वो ओबेस पर्सन है अपने हेल्थ को प्रॉपर वे में या अपने वेट को मेंटेन रख रहा है, तो उसकी वजह से भी सीएडी से प्रिवेंट हो सकता है। सो नेक्स्ट वन इसके बाद कंट्रोल कंडीशंस सच एज हाई ब्लड प्रेशर, हाई कोलेस्ट्रॉल एंड डायबिटीज़। ठीक है, यानी जो पर्सन है अपने बॉडी का ब्लड प्रेशर लेवल, कोलेस्ट्रॉल लेवल या डायबिटीज़ लेवल को अगर प्रॉपर वे में कंट्रोल करता है या मेंटेन करके रखता है, तो उसकी वजह से भी वो सीएडी से खुद को प्रिवेंट कर सकता है। ठीक है, या उसका जो हेल्थ है वो प्रमोट हो सकता है। ओके, सो नेक्स्ट है इसके बाद ईट ए लो फैट लो सॉल्ट डाइट दैट रिच इन फ्रूट वेजिटेबल एंड होल ग्रेन्स। ठीक है, यानी जो पर्सन है उसे लो फैट डाइट या लो सॉल्ट डाइट का यूज़ करना चाहिए। मीन्स सबसे ज़्यादा उसे फ्रूट एंड वेजिटेबल्स का या ग्रेन्स का यूज़ करे, अनाज का यूज़ करे, जिससे कि उसका जो हेल्थ है या जो न्यूट्रिशनल स्टेटस है वो प्रॉपर वे में मेंटेन रहे और जो उसका हेल्थ है वो ईजिली इम्प्रूव हो सके। ओके, सो नेक्स्ट है इसके बाद रिड्यूस मैनेज स्ट्रेस। ठीक है, रिड्यूस एंड मैनेज स्ट्रेस मीन्स जो पर्सन है या तो स्ट्रेस को रिड्यूस करे या स्ट्रेस लेवल को मैनेज करके रखे। ठीक है, जिससे कि जो अगर उसका स्ट्रेस लेवल मैनेज होता है, डिक्रीज आउट होता है, तो उसकी वजह से जो उसका एंजाइटी लेवल है वो भी डिक्रीज होगा और वो सीएडी जैसी डिजीज से प्रिवेंट हो सकता है। ओके, सो लास्ट वन इसके बाद मेंटेन फिजिकल हाइजीन, यानी कि जो पर्सन है वो अपना फिजिकल हाइजीन को यानी कि शारीरिक हाइजीन को प्रॉपर वे में अगर मेंटेन करके रखता है तो उसकी वजह से भी वो डिजीज से प्रिवेंट हो सकता है। मीन्स अगर प्रॉपर वे में उसका हाइजीन मेंटेन रहेगा, बॉडी वेट अगर प्रॉपर वे में है, ठीक है, फिजिकली एक्टिव है, तो उससे जो हेल्थ है वो ईजिली इम्प्रूव होता है। ठीक है, इसीलिए पर्सन को फिजिकली प्रॉपर वे में एक्टिव होना चाहिए या फिजिकल हाइजीन का भी प्रॉपर वे में ध्यान रखना चाहिए। ओके, सो आज का टॉपिक यहीं पे स्टॉप होता है। आई थिंक आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें एंड अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे कि आगे के वीडियोज़ के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। थैंक यू।